तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में होने वाला है बड़ा धमाका। आज इस वीडियो में होगा हिंदी का बहुत ही बड़ा धमाका। और आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पूरे हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और वो भी हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज। पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर सारे जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सारे चैप्टर में 10-10 प्रश्न करेंगे हम लोग, जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा बोर्ड एग्जाम से। और एक ही वीडियो में पूरा हिंदी कंप्लीट है, एक ही वीडियो में पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा था आप लोग को। और बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा सारे यहाँ से टच करेगा, आप लोग को एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूट कर नहीं आएगा अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोग के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वह है बातचीत। क्या है पहला चैप्टर जो है वह है बातचीत। इसका हम लोग करेंगे 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऐसे ही सारे चैप्टर का करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया गया है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या करा प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जो रचना है बातचीत वह क्या है, बताइए। आप लोग को आंसर पता तो आप लोग करते चलिए। हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है, तो ललित निबंध है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं। बातचीत जो है वह क्या है, तो ललित निबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारा पहला चैप्टर के दूसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यहाँ पे जितना भी हिंदी का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे वीवीआई प्रश्न, आप लोग पूरे लास्ट तक सिर्फ वीडियो में बने रहिए और सारे चैप्टर का एक ही वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के निबंधकार हैं, बताइए। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग करते चलिए। जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वह भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। किस युग के, भारतेंदु युग के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, क्या करा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्या करा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, बताइए आप लोग। मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह क्या है, तो अवाक होकर अपने से बात करना। क्या है, तो अवाक होकर अपने से बात करना, ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग सारे चैप्टर का 10-10 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को और इस वीडियो में लास्ट तक सिर्फ बने रहिए। और इस वर्ष 2025 के एग्जाम एकदम तहलका मचा देना, कहीं से भी प्रश्न आए, एक भी प्रश्न छूट के नहीं आना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। सिर्फ खाली बने रहिएगा आप लोग इस चैनल पे। यहाँ पे प्रश्न चौथा नंबर, क्या करा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, तो आत्मीयता है। क्या है, आत्मीयता, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए पांचवा नंबर, क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बताइए। जन्म से आप लोग को वहां एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 को। तो यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया पहला चैप्टर का, क्या करा है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, बताइए। तो रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। जो रॉबिन क्रूसो से वह 16 वर्ष के उपरांत में जो मुख से बात सुने थे वह फ्राइडे के मुख से बात सुने थे। किसके, तो फ्राइडे के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग के पास अभी यही समय है पढ़ने का, ठीक है। आप लोग छठ और दिवाली पार्सल भी मना सकते हैं, अभी है टाइम, आप लोग पढ़ लीजिए ऐसे तरीके से और बोर्ड एग्जाम एकदम तहलका मचा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। क्या करा कि कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी का जो है वह नहीं है। जो इनमें जो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो रचना नहीं है वह परीक्षा गुरु है। क्या है, परीक्षा गुरु जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना जो है वह नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों है जो वह बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। यहाँ पे क्या करा कि कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी की है। जो बाल कृष्ण भट्ट जी की जो रचना है वह रेल का विकट खेल है। क्या है, रेल का विकट खेल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। हम लोग इतना फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है, 10-10 प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे और कम समय में पूरा करेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जो है वह कौन से मासिक पत्र निकाले थे? जो बालकृष्ण भट्ट जो मासिक पत्र निकाले थे वह निकाले थे हिंदी प्रदीप। क्या लिखा थे? हिंदी प्रदीप निकाले थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करवाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न करा कि बातचीत किस विधा की रचना है, और हर चैप्टर में आप लोग के लिए एक प्रश्न मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? तो इस 10वां नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम लोग दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है पार्ट 2 उसने कहा था। क्या है? पार्ट 2 उसने कहा था। इसको हम लोग करेंगे अब 10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 के प्रश्न। चलिए तो हमारा यहाँ पे दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न देगा, क्या करा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताइए तो उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? जो इस कहानी में जो शहर का चित्रण किया गया था वह अमृतसर का किया गया था। किस शहर का? तो अमृतसर का, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? बताइए, लहना सिंह के जो गांव था उनका नाम क्या है? आप लोग सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर भी करते चलिएगा। तो लहना सिंह के गांव का जो नाम था वह था मांझे। क्या था? मांझे, याद रखेगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर देख लीजिएगा अंत तक ना, तो आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव जो है वहां वह कहीं नहीं जाने वाला, सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे। आप लोग एकदम 50 में 50 हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर आइएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेगा और सारे चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि लहना सिंह किस पद पर था? बताइए, सारे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लहना सिंह जो थे वह किस पद पे थे? तो सूबेदार के पद पे थे। किस पद पे? सूबेदार के पद पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बताइए, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह किनकी गोद में हुई थी? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर भी कीजिए। जो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी? तो बजीरा सिंह की गोद में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा है, करा कि पलूटन का विदूषक कौन था? क्या करा कि पलूटन का जो विदूषक था वह कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो पलूटन का जो विदूषक था वह था बजीरा सिंह, याद रखेगा। कौन था? बजीरा सिंह था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को इतना स्पीड इसलिए करवा रहा है कि आप लोग को अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए और अच्छे तरीके से याद हो जाए सारे चैप्टर का एक ही वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि सूबेदार हजारा के लड़के का नाम था। बताइए तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वह क्या था? जल्दी से बताइए। बता देता हूं, जो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था वह बोधा सिंह नाम था। क्या था? बोधा सिंह। तो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या करा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मतलब जो भारतीय सिपाही थे उनको जो लड़ाई हुआ था वह किनके साथ हुआ था? बताइए। जो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वह जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ? जर्मनी के साथ हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर, क्या करा कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? बताइए तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न 9वां नंबर देखिए, क्या करा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताइए, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वह क्या था? तो 77 था। कितना था? 77 था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है दूसरा चैप्टर का। क्या करा कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? बताइए तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो दी थे वह कहाँ दिए थे? तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सारे बच्चे का कमेंट चेक करूंगा, तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरूर कॉमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा सेशन को।
तो हम लोग का यहाँ पे तीसरा सेशन है, पार्ट नंबर 3 जो है संपूर्ण क्रांति। क्या है चैप्टर का नाम? संपूर्ण क्रांति। इसका करेंगे आप मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी प्रकार हम लोग सारे चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। क्या करा है प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण जो है इनके बचपन का जो नाम था वह क्या था। आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था वह था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। बताइए तो दिनकर जी का जो मृत्यु हुआ था वह किस अस्पताल में हुआ था। जो दिनकर जी को मृत्यु हुआ था वह हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका मृत्यु? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। बताइए तो जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा जाता है वह अमेरिका का दलाल कहा जाता है। किस देश का? अमेरिका का दलाल कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न को, क्या करा कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। बताइए तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखने वाला जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था। यही सब प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला जो डॉक्टर था वह था डॉक्टर रहमान। कौन था? डॉक्टर रहमान था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिए 55वां नंबर प्रश्न, क्या करा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। बताइए तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जो जयप्रकाश नारायण जो अमेरिका गए थे वह गए थे स्वामी सत्यदेव सिंह की भाषण सुनकर। किसके? स्वामी सत्यदेव सिंह की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न, क्या करा कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। बताइए, फ्री प्रेस के जो मालिक थे वह कौन थे? तो सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, क्या करा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। बताइए तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता था वह किनको कहा जाता था। तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। किनको? तो उमा शंकर दीक्षित को, याद रखेगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 8वां नंबर प्रश्न, फिर यहाँ पे क्या करा कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है। बताइए तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह आईएएससी की जो परीक्षा दिए थे वह कहाँ से किए थे। जल्दी से बताइए, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बताइए तो जो जयप्रकाश नारायण जो आईएएससी की जो परीक्षा दिए थे वह दिए थे बिहार विद्यापीठ से। किस कॉलेज से दिए थे? तो बिहार विद्यापीठ से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न, क्या करा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। बताइए आप लोग, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? तो 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग लास्ट प्रश्न 10वां नंबर देगा, क्या करा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। बताइए तो जयप्रकाश जी जो थे वह मार्क्सवादी कब बने थे। बताइए, ये प्रश्न आप लोग को ही करना है। लास्ट वाला प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताना है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। तो हम लोग करते हैं अगला चैप्टर को। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे 4था नंबर चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसका करेंगे अब विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर चैप्टर का पहला प्रश्न देगा, क्या करें कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। बताइए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो हैं वह कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। बताइए तो ये जो पाठ लिखे हैं वह कौन से चैप्टर लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आप लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में बता दीजिए। बाकी प्रश्न इस चैप्टर का पूरा मैं करवा दूंगा। तो आप लोग जल्दी से ये दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट में बता दीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वह कौन सी रचना है। और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं चैप्टर बाय चैप्टर को, तो आप लोग को वहाँ एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी नहीं छूटेगा। आप लोग एकदम
50 में 50 पूरे ऑब्जेक्टिव करके आइएगा वहाँ। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइए तो अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? बताइए जल्दी से। आप लोग आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करते चलेगा, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर जो है, जो शंकर और पार्वती का जो रूप है वह कल्पित रूप है। किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या करे कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? बताइए तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के है कि पुरुष के है कि नारी और पुरुष दोनों के हैं कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। अर्धनारीश्वर में जो गुण का समन्वय किया गया है वह नारी और पुरुष दोनों को किया गया है। किनको? तो नारी और पुरुष दोनों को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करें कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताइए तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है? तो प्रणभंग है। क्या है? प्रणभंग, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करें कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बताइए तो दिनकर जी की जो पहली कविता है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बताइए। जो दिनकर जी की जो पहली कविता जो है वह छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? तो छात्र सहोदर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में, और आप लोग के लिए ज़्यादा खास करके इसलिए बनाते हैं कि आप लोग दम 25 के एग्जाम में दम तहलका मचा दीजिएगा। दम पूरे दम कहीं से भी प्रश्न आए, एक भी प्रश्न छूट कर नहीं आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या करें कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? जो दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वह 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करें कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बताइए तो दिनकर जी के अनुसार बोले हैं कि अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना है। क्या है? पत्नी भावना है। याद रखिए ये सारे प्रश्न। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बताइए तो बुद्ध और महावीर जो थे वह नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे? जो बुद्ध और महावीर जो नारियों को जो अधिकार दिए थे वह भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। क्या दिए थे? तो भिक्षुणी होने का अधिकार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? बताइए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो क्या होती है? तो राक्षसी हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 5वां नंबर चैप्टर जो हमारा रोज चैप्टर है, इसका करेंगे मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग के रोज चैप्टर का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या करें कि सच्चिदानंदन हीरानंदन बतस्यान अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? क्या करा है कि सच्चिदानंदन हीरानंदन बतस्यान अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? बताइए तो जो सच्चिदानंदन हीरानंदन बतस्यान आगे जो कहानी लिखे थे वह रोज कहानी लिखे थे। कौन सी कहानी? रोज कहानी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्या करा कि अगे मुल्लत क्या है? बताइए तो जो अगे है वह क्या है? तो कहानीकार है। याद रखिएगा अगे मुल्लत क्या है? तो कहानीकार है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या करा कि अगे जी ने इंटर कहाँ से किया था? बताइए तो अगे जी जो थे वह इंटर कहाँ से किए थे? जो अगे जी जो इंटर किए थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए तो अगे जी की जो पहली कहानी जो थी वह कब प्रकाशित हुई थी? जो अगे जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वह 1924 में हुई थी। याद रखेगा कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न दिया गया क्या करा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बताइए तो महेश्वर की पत्नी का जो नाम था वह क्या था? तो मालती नाम था। क्या नाम था? सभी को पता होगा क्या नाम था? तो मालती नाम था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो फिर यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या करें कि अगेत जी की कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। बताइए तो अगेत जी की कौन सी कहानी जो है वह गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेगा आप लोग, जो गैगरिन शीर्षक नाम से जो प्रसिद्ध है वह है रोज कहानी। अगेत जी की कौन सी कहानी है जो गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज कहानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। बताइए तो लेखक जो है वह कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। जो लेखक आया था वह 4 वर्ष बाद आया था मालती से मिलने। कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। बताइए तो मालती के जो पति थे वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। जो मालती के जो पति थे वह गैगरिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। किस बीमारी का? तो गैगरिन। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करा कि मालती के पति का नाम क्या था। बताइए तो मालती के पति का जो नाम था वह क्या था? तो आप लोग सभी को पता होगा कि मालती के पति का जो नाम था वह महेश्वर था। क्या नाम था? महेश्वर नाम था। तो यहां पे 9वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जो महेश्वर था वह कौन सा फल लेकर आया था। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो हम लोग करते हैं अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हम लोग के अगला चैप्टर है एक लेखक और एक पत्र। क्या है हम लोग का अगला चैप्टर है यहाँ पे छठा नंबर, एक लेखक और एक पत्र। इसका आप करेंगे हम लोग मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप लोग तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता बोर्ड एग्जाम, इस चैनल पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा। आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव को एकदम क्लियर कर देना है कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए आप लोग को एकदम सोचना नहीं पड़े और सारे प्रश्न में सारे अटेम्प्ट करके वहां से आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग। तो चलिए हम लोग का पहला नंबर प्रश्न देगा क्या करें कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताइए तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वह कौन है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जो इस चैप्टर के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो भगत सिंह जी हैं। कौन है? तो भगत सिंह जी हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा दूसरा नंबर की भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। बताइए तो भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह तथा उनके जो चाचा थे अजीत सिंह वह किसके सहयोगी थे। तो वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किसके? तो लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। बताइए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि भगत सिंह की जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी। तो भगत सिंह की फांसी दी गई थी तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, आप लोग अच्छे से पूरे डेट को याद कीजिएगा। 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगत सिंह की फांसी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। बताइए तो भगत सिंह जो थे वह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ के गठन किए थे। जो ये दोनों मिलकर जो गठन किए थे वह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। बताइए तो भगत सिंह जो थे वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। जो भगत सिंह जो थे वह 15 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। कितने वर्ष के? याद रखेगा तो 15 वर्ष के। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देगा छठा नंबर क्या करें कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। और यह प्रश्न बता दें आगे हैं। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे। तो भगत सिंह जी थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। बताइए तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह जो थे वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। 1914 में जो भगत सिंह जो थे वह गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। किस पार्टी की ओर? गद्दर पार्टी की ओर। याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि चौरा चौरी कांड कब हुआ। बताइए तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 1922 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, बताइए तो भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम क्या था। तो अभी आगे बताए थे कि भगत सिंह के जो चाचा का नाम था वह अजीत सिंह था। क्या थे? तो अजीत सिंह नाम था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सारे चैप्टर में एक एक प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं सारे बच्चे का आंसर चेक करूंगा और अगले वीडियो में नाम बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे जो है वह सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का जो एक एक प्रश्न मैं छोड़ा हूं उसका आंसर सही दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए और हम लोग करते हैं अब अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हम लोग का अगला चैप्टर है ओ सादा नीरा। कौन सा चैप्टर है? ओ सादा नीरा, जो हमारा 7वां नंबर चैप्टर है। तो इसका करेंगे अब हम लोग मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग के यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा इस चैप्टर का, क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। बताइए तो कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जो रचना है वह कौन सा है? तो ओ सादा नीरा है। कौन सा? तो ओ सादा नीरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। बताइए तो ओ सादा नीरा जो चैप्टर है वह किस विधा के अंतर्गत आता है। तो वह आता है निबंध के अंतर्गत। किस विधा के अंतर्गत? तो निबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा तीसरा नंबर की जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। बताइए तो जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे वह क्या थे? तो नाटककार थे। याद रखेगा जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? तो नाटककार थे। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न चौथा नंबर देगा, क्या करा कि ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। बताइए तो ओ सादा नीरा जो निबंध है वह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। जो ओ सादा नीरा निबंध जो लिखी गई है वह चंपारण के संस्कृति पर लिखी गई है। कहाँ? चंपारण के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। बताइए तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वह क्या है? तो जंगलों का कटना। क्या? जंगलों के कटना जो है वह चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण है, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा छठा नंबर कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। बताइए तो जो ये थे जगदीश चंद्र माथुर वह किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो वह मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि तिनकाठिया प्रथा का संबंध है। बताइए तो तिनकाठिया प्रथा का संबंध किससे है। जो तिनकाठिया प्रथा का संबंध है वह नील की खेती से है। किससे? तो नील से है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। बताइए तो अंग्रेज ठेकेदार जो था वह किस चीज की खेती का विस्तार किया था। तो नील की खेती का। किस खेती का? तो नील की खेती का। याद रखेगा। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। बताइए तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 का हुआ था। और जन्म से आप लोग को वहां एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे सारे लेखक का जन्म भी करवा दूंगा, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह 16 जुलाई 1917 का हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कह रहा है क्या कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दिए। बताइए तो मठ के जो महंत थे वह गांधी जी को कहां बैठाए थे। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जो मठ के महंत जो थे वह गांधी जी को पेड़ के नीचे बैठाए थे। और किस पेड़ के नीचे बैठाए थे वो आप लोग जल्दी से कॉमेंट में बता दीजिए। तो हम लोग करते हैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग के अगला चैप्टर है अब सिपाही की मां, जो हमारा चैप्टर है 8वां नंबर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट वीवियर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न देगा, क्या करा कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है। पहले लेखक को जानना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखक से वहां बहुत प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है। तो मोहन राकेश जी हैं। आप लोग सभी को पता होगा कौन है। तो मोहन राकेश जी हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्या करा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बताइए तो बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। तो बिस्नी जो है वह सिपाही की मां एक जो
चैप्टर है इसका एक पात्र है, ठीक है, याद रखेगा। और बिस्नी कौन है? तो मानक की माँ, जो सिपाही की माँ है बिस्नी, ये भी याद रखेगा आप लोग। तो यहां पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या करा कि मानक की मां का नाम क्या है, बताइए। तो अभी तुरंत बताएं कि मानक की मां का जो नाम था वह क्या था? तो बिस्नी नाम था। क्या नाम था? बिस्नी नाम था, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो कुंती है ये मानक की पड़ोसी है, और ये जो मुन्नी है ये मानक की बहन है, ये भी याद रखेगा आप लोग, आगे मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहां पे क्या करा, चौथा नंबर प्रश्न कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया, बताइए। तो मानक जो है वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था, कहां? तो बर्मा। तो बताइए तो जल्दी से, जो मानक है वह द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था। किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहां पे प्रश्न क्या करा कि किसकी मां पागल हो गई है, बताइए। तो किसकी मां पागल हो गई है, जल्दी से आप लोग बताइए। जो मां जो पागल हो गई थी वह सिपाही की मां पागल हो गई थी। किसकी मां पागल हो गई थी? तो सिपाही की मां, मानक की मां नहीं, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान से आंसर कीजिएगा। किसकी मां? तो सिपाही की मां। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आप लोग अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, बताइए। तो मुन्नी की उम्र जो थी वह कितनी थी? जो मुन्नी की उम्र थी वह 14 वर्ष थी। मुन्नी कितने वर्ष की थी? तो 14 वर्ष की, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहां पे क्या करा कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, बताइए। तो मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे किस लिए जाती है? तो आप लोग को पता होगा कि जो मुन्नी थी वह डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती थी। वह अपने भाई की चिट्ठी का इंतजार करती थी, ठीक है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे किसके लिए भागती थी? तो चिट्ठी के लिए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहां पे प्रश्न क्या करा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो आप लोग को पता होगा कि डाक गाड़ी के पीछे कौन गई थी चिट्ठी के लिए? तो मुन्नी गई थी। कौन? मुन्नी गई थी। तो यहां पे 8वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न क्या करा, 9वां नंबर कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, बताइए। तो मानक जो है वह बिस्नी अपनी मां से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहां पे हम लोग का लास्ट प्रश्न देगा और आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, बताइए। तो आप लोग को अभी बताया है कि जो बिस्नी का जो पड़ोसिन थी वह कौन थी। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे चैप्टर में। अब हम लोग के यहाँ पे अगला चैप्टर दिया गया 9वां नंबर चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। क्या नाम है? प्रगीत और समाज। तो इस चैप्टर का करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को जो ये वीडियो है वह कैसा लगा। तो मैं सारे जो जितना भी आप लोग का जो सब्जेक्ट है वह सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से करवा दूंगा। तो आप लोग का सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, बताइए। तो नामवर सिंह की जो रचना है वह कौन सी रचना है? प्रगीत और समाज है। कौन सी रचना है नामवर सिंह की? तो प्रगीत और समाज। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहां पे आगे देखिए क्या करा प्रश्न कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, बताइए। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे नामवर सिंह के गुरु? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहां पे अगला प्रश्न क्या करा है कि नामवर सिंह जी द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? जो नामवर सिंह जी द्वारा जो लिखित जो प्रगीत और जो समाज है वह क्या है? तो निबंध है। याद रखेगा आप लोग, क्या है? तो निबंध है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्या करा कि प्रगीत कैसा काव्य है, बताइए। तो जो प्रगीत है वह कैसा काव्य है? तो वह प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, बताइए। तो जो नामवर सिंह जी थे वह प्रधान संपादक थे। तो वह आलोचना के प्रधान संपादक थे। किसका? तो आलोचना के, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देगा क्या करा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बताइए। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह 28 जुलाई 1927 को हुआ था।
कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? बताइए तो कौन सी पुस्तक इनमें जो है वह नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है? जो नामवर सिंह की जो पुस्तक है इनमें वह है पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? बताइए तो दूसरी परंपरा की खोज जो है वह किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। तो दूसरी रचना की जो खोज है वह नामवर सिंह की रचना है। किनकी रचना है? नामवर सिंह की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? बताइए तो इनमें कौन है जो प्रलय की छाया के कवि हैं? जो प्रलय की छाया के कवि हैं वह है जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है वो आप लोग के लिए है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि तन गई रीढ़ जो है वह किसकी कविता है। तो हम लोग देखते हैं अब अगला चैप्टर को। चलिए तो हम लोग का अगला चैप्टर है यहाँ पे जूठन। कौन सा चैप्टर है? जूठन चैप्टर है। अब करेंगे हम लोग जूठन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आप लोग को इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा आप लोग को टाइम पे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि जूठन के रचनाकार कौन है? बताइए तो जूठन चैप्टर के जो रचनाकार है वह कौन है? तो आप लोग सभी को पता होगा कि जूठन चैप्टर के जो रचनाकार है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बताइए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो आप लोग को पता होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है वह क्या है? तो जूठन है। क्या है? जूठन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप लोग के यहाँ पे अगला प्रश्न देगा, क्या करा स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? बताइए तो स्कूल के हेड मास्टर का जो नाम था वह क्या था? तो कलीराम नाम था। क्या नाम था स्कूल के हेड मास्टर का? तो कलीराम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था? बताइए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग इस वीडियो में जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को लास्ट तक पूरे वीडियो में बने रहिए और देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है 5वां नंबर कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? बताइए तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए स्कूल में विद्यालय में किसने देख लिए थे? तो पिताजी देख लिए थे। कौन देखे थे? तो लेखक के पिताजी देख लिए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करा कि जूठन क्या है? क्या करा प्रश्न यहाँ पे कि जूठन जो है वह क्या है? तो जूठन चैप्टर जो है वह आत्मकथा है। कैसा चैप्टर है? आत्मकथा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बताइए तो सुरेंद्र सिंह जो था वह किसका पोता था? तो आप लोग को पता होगा कि जो सुरेंद्र सिंह था वह सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था। किसके? तो सुखदेव सिंह त्यागी के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? बताइए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी जो कहते थे वह कौन कहते थे? तो उनके पिताजी कहते थे। कौन कहते थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पिताजी जो थे वह प्यार से उनको मुंशी जी कहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? बताइए तो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप लोग को पता होगा कि दलित साहित्य की सौंदर्य के शास्त्र के जो लेखक है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि जूठन किस चेतना की रचना है? बताइए तो जो जूठन है वह किस चेतना की रचना है? तो बताता हूँ, जो जूठन है वह राजनीतिक चेतना की रचना है। याद रखिएगा आप लोग किस चेतना की? तो राजनीतिक चेतना की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और हम लोग इस वीडियो में 10वीं चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में जितना भी चैप्टर हम लोग का बचा हुआ है सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को एकदम इस पर जोरदार तैयारी करवाया जाएगा बोर्ड एग्जाम का 2025 का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ और करते हैं जितना भी चैप्टर हमारा छूट गया है उस सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न।